मैं जब 6 कमांड कर रहा था उधर पुंछ में, पाकिस्तान का फायरिंग आ रहा था हमारे एक पोस्ट में। तो मैं उधर गया कि ये लोग को तो सॉर्ट आउट करना चाहिए, ये तो रोग पोस्ट है। आई वेंट टू द पोस्ट और मैंने बोला ऑल एमएमजीज और एमुनिशन लाओ, रॉकेट लॉन्चर पूरा लगा, उसको ठोकते हैं अभी। उस टाइम में ये जाट भाई को थाई में गोली लग गया था, लेकिन मैं देखा तो उसका स्क्रैप किया था, अंदर नहीं गया था गोली, लेकिन ब्लीडिंग काफ़ी हो रहा था। क्या आया पता नहीं वो कैप्टन का दिमाग में, गाड़ी रोका कि और मुझे बोला कि इधर आदमी ज़्यादा हो गया तो पीछे वाला गाड़ी में आओ। सो आई जंप्ड आउट और मैं पीछे वाला वांटन में बैठ गया। उसके बाद में 100 गज या 150 गज आगे जब गाड़ी गया, फायर आया और जो जीप था ना वो कैप्टन के साथ में बूम। पाकिस्तान का एक गांव का नाम अभी तक याद है मुझे, डाली। वो गांव फर्स्ट गढ़वाल ने जाके कैप्चर किया था। फाइनली बाय इवनिंग 4:30 बजे डाली गांव में पहुंच गए। उधर काफ़ी सेलिंग वगैरह हो रहा था और हमको बोला कि गाड़ी में उधर ले जाके एक जगह दिया गांव के पास में कि उधर गाड़ी अनलोड करो, और अनलोड वगैरह शुरू हो गया। उस टाइम में फिर पाकिस्तानी का जो 2 जेट्स आया, फिर ग्राउंड अटैक किया और हमारा 2 गाड़ी खत्म हो गया। राम सिंह अकबर का जो जनरल था, उसने एक स्टेटमेंट दिया, हम लोग इसीलिए हार गए क्योंकि ऐसा आर्मी हमने कहीं नहीं देखा। ये लोग नदी में भी तैरता है, तलवार भी चलाता है, धनुष कांड भी चलाता है। ऐसा सोल्जर्स हमने इंडिया के दूसरे भाग में बिल्कुल नहीं देखा है। जय हिंद एंड वेलकम बैक टू मॉन्क्स एंड वॉरियर्स। आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एक ऐसे फौजी से, एक ऐसे राइटर से जिनका जीवन सिर्फ यूनिफॉर्म तक सीमित नहीं, बल्कि वो हिमालय की कहानियों, इंडिया के बैटलफील्ड्स और दुनिया के सफ़र के रूह के अपने अंदर समाते हुए हैं। आज के पॉडकास्ट के गेस्ट हैं कर्नल मनी के घटराज, जो कमीशन हुए 5 आसाम बटालियन में, कमांड करी 6 आसाम और वो 7 आसाम की रेजिंग टीम में भी थे। उनका मिलिट्री कैरियर एक अद्भुत सफ़र रहा। पहले ईएमई में जवान थे, फिर कमीशन ऑफिसर इन आसाम रेजिमेंट, कमांडो स्कूल में इंस्ट्रक्टर, इन्फेंट्री बटालियन कमांडर और बाद में आर्मी हेडक्वार्टर में डायरेक्टर। जब वो 1965 की जंग के अपने रियल लाइफ इंसिडेंट सुनाते हैं तो उनकी इनिशिएटिव और इंजेन्युइटी देखकर आप हैरान रह जाएंगे। ऐसे डिसीजन, ऐसी सोच जो आज भी मोटिवेट करती है और बताती है कि फ़ौजी का जज्बा किसी भी एज से बंधा नहीं होता। और यहीं से उन्होंने एसीसी विंग ज्वाइन करी और वहाँ पर भी वो ब्रॉन्ज मेडलिस्ट रहे एंड असम रेजिमेंट में कमीशन हुए। 1971 में छम सेक्टर में एक यंग ऑफिसर के रूप में घायल होते हुए भी अपनी ड्यूटी से कभी पीछे नहीं हटे। बट बियॉन्ड द यूनिफॉर्म देयर इज समथिंग इवन मोर स्पेशल। कर्नल मनी इज कंसिडर्ड एन एनसाइक्लोपीडिया, एक अथॉरिटी असम रेजिमेंट के बारे में, रेजिमेंट की कल्चर, ट्रूप्स के ईथोस और पल्टन की फाइटिंग स्पिरिट पर सर का नॉलेज अनपैरेलल्ड है। हमारे पॉडकास्ट में सर ने असम रेजिमेंट के कुछ रेयर, इमोशनल और ह्यूमरस इंसिडेंट शेयर किए, जो सिर्फ एक वेटरन नहीं बल्कि एक इंसाइडर ही आपको बता सकता है। 2 दशकों से भी ज़्यादा समय तक उन्होंने मिलिट्री हिस्ट्री, जियोपॉलिटिक्स, ट्रैवल और सोल्जरिंग को अपने शब्दों में उतारा है। सर ने अभी तक 4 से ज़्यादा किताबें लिखी हुई हैं और आज भी 80 से ज़्यादा की उम्र में सर उतने ही एक्टिव, एनर्जेटिक और शार्प हैं जैसे एक फ्रेशली कमीशन्ड सेकंड लेफ्टिनेंट। उनकी आंखों में वही रोशनी, वही जोश, वही क्यूरियोसिटी। आज हम उनके साथ बात करेंगे असम रेजिमेंट के रियल स्टोरीज, 1965 और 1971 की जंग के उनके एक्सपीरियंसेस और एक फ़ौजी की सोच। सो लेट्स कम एंड जॉइन कर्नल मनी फ्रॉम 5 असम रेजिमेंट। सर जय हिंद सर एंड वेलकम बैक। अभी हम जनरल पुरी के साथ में 1971 के आपके एक्सपीरियंसेस और बैटल ऑफ छम के बारे में बात कर रहे थे सर। और अभी हम उसका प्रीक्वल, उससे थोड़ा पहले जा कर के 1965 के भी आपके काफ़ी अच्छे एक्सपीरियंसेस हैं सर, इंडो पाकिस्तान वॉर के। तो उसके बारे में थोड़ा आपसे डिस्कशन करेंगे सर।
सो थोड़ा शुरू करते हैं सर कि आप कैसे इन्वॉल्व थे? आप उस समय आई बिलीव ईएमई में थे सर, तो प्लीज़ सर आप ओके। ऐसा था कि मैं कालिम्पोंग में पढ़ा। कालिम्पोंग सभी को पता होगा। सर 1963 में मैं स्कूल ख़त्म किया और ख़त्म करने के बाद में विदाउट वेटिंग फॉर द रिजल्ट आई वेंट स्ट्रेट एंड गॉट रिक्रूटेड इन द ईएमई। ये क्यों ऐसा हुआ कि जब तक मैं क्लास 8 में था तब तक तो वो हिंदी मूवीज देखता था, मैं देवानंद बनना चाहता था। सर लेकिन जब क्लास 8 में मेरी डज दैट इंस्पायर योर फ्रेंच कट सर? नहीं, ये दूसरा है। ये दूसरा ही है। उसमें क्या हुआ कि मेरी सबसे बड़ी बहन वो जो टीचर थी उस टाइम, शी गॉट मैरिड टू कैप्टन लेफ्टिनेंट कैप्टन शिशुपाल रनपाल फ्रॉम द असम रेजिमेंट फ्रॉम शिलोंग। सो फॉर द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ जब मैंने जो एक मिलिट्री ऑफिसर कैप्टन को देखा, दैट इज प्लीज रिमेंबर दैट 1958 मैं क्लास 8 में था। तब मैं सोचा कि मेरा जो बॉलीवुड का प्लान कैंसिल हो गया और मैं सोचा कि आर्मी में जाना है, मुझे यही बनना है, कैप्टन बनना है। ठीक है, तो जब मैंने स्कूल ख़त्म किया था 63 में, तो तब तक मेरा जीजा जी कर्नल मेजर शिशुपाल रनपाल थे, वो हैदराबाद में थे, मिलिट्री सेक्रेटरी टू द गवर्नर, विच यूज्ड टू बी अ बिग डील दोस डेज। अभी भी है अभी होगा, आई नो। उसने मुझे बुलाया कि he said कि you are over age, कि आप 17 प्लस था, over age for NDA and whatever, so you join the army as a Sipahi. I said okay. I didn't know what is NDA, what is army. I said okay. So he took me to the EME center there and then got me recruited. I got recruited. मैं जब बेसिक ट्रेनिंग नंबर 1 सेंटर बोलाराम में किया, वो तो बेसिक ट्रेनिंग तो सभी के लिए एक ही था। उसके बाद में ट्रेड में मुझे व्हीकल इलेक्ट्रिशियन का ट्रेड मिला 64 में। उसके बाद में ख़त्म होने के बाद में मुझे एक पोस्टिंग आया, पोस्टिंग एक ASC बटालियन के URO में, या URO तो अभी यूनिट रिपेयर ऑर्गेनाइजेशन, जो EME का व्हीकल मैकेनिक, इलेक्ट्रिशियन, ये कुछ एक आर्मरर होता है, उसका एक छोटा सा ये सेक्शन होता है। तो URO में गया, वो URO योल में था। वहाँ से हम लोग 65 लड़ाई शुरू हो रहा था उस टाइम। वहाँ से हम लोग एक बड़ा कॉन्वॉय बना के उसमें आए, अहमदाबाद में आए। योल कैंप से अहमदाबाद तक हम लोग बाई रोड ऑब्वियसली जो कॉन्वॉय में आए। उस टाइम मुझे गाड़ी चलाने का मौका मिला, थोड़ा तो आता था। उस टाइम मैंने पूरा यही गाड़ी चलाया। उस टाइम होता था 1 टन पावर वैगन डॉज, बहुत ही पावरफुल गाड़ी होता था। मैंने उसको योल से वो अहमदाबाद तक चलाया, जो आजकल कई सारे मॉडिफाइड होकर के शायद शौक में खरीदते हैं सर। आई थिंक सो अब पावर वैगन डॉज। हाँ, उसके बाद में जो वहाँ से जब लड़ाई शुरू हो गया तो हमारे जो ASC बटालियन था वो बाड़मेर की तरफ गया। बाड़मेर की तरफ भी बाई रोड गया, उधर भी हम लोग वही गाड़ी चलाते रहे। और बाड़मेर के बाद में उधर सेटल हो गया URO होने की वजह से। उसके बाद में आगे लड़ाई हो रहा था। हम लोग ने क्या सुना, लड़ाई शुरू हो गया था समटाइम्स इन सितंबर अक्टूबर की बात है, सितंबर 65। उसके बाद में लड़ाई शुरू हो गया तो हमने सुना कि इन्फेंट्री में जो गढ़वाल राइफल्स होता है, फर्स्ट गढ़वाल, उसने पाकिस्तान का एक गांव, ये इंटरनेशनल बॉर्डर से 20 किलोमीटर अंदर, और गांव का नाम अभी तक याद है मुझे, डाली। यस सर, डाली। वो गांव फर्स्ट गढ़वाल ने जाके कैप्चर किया था। कैप्चर करने के बाद में उसको शायद अच्छा काम किया, बल्कि दूसरे और जगह भेजा, दूसरा जगह कैप्चर करने के लिए शायद। उस टाइम भी मेरा थॉट ये था, और उसको होल्ड करने के लिए 17 मद्रास को। ओके, सो जो हमारा कमिंग टू दिस पॉइंट, हमारा टास्क था कि जो ASC बटालियन का एक ये 1 टन डॉज का जो कॉन्वॉय, कितना 6 गाड़ी था, उसमें से वो सप्लाईज वगैरह एम्युनिशन जो कुछ भी करके हमको आगे ले जाना था, और वहाँ डाली में जाके उसको सप्लाई देना था और वापस आ जाना था। और मुझे चुना गया कि ये इलेक्ट्रिशियन है, ये गाड़ी गुड़ी पूरा शूट कर जाता है, ड्राइविंग भी करता है, तो इसको URO में भेजो। एक ही था, आई वाज ओनली वन।
क्योंकि हर एक को तो नहीं बेच सकता। Sure. सो आई वेंट, और रास्ते में जब जा रहे थे तो स्ट्रैफिंग हुआ, एक गाड़ी तो उधर ही उड़ गया, एयर स्ट्राइक हो गया। तो पाकिस्तान का ये जो शेबर जेट पता नहीं कौन सा जेट था उस टाइम, तो मैंने था, एक गाड़ी खत्म हो गया था। उसके बाद में हम लोग चलते चलते फाइनली बाय इवनिंग 4-4:30 बजे डाली गांव में पहुंच गया। उधर काफ़ी शेलिंग वगैरह हो रहा था, और हमको बोला कि गाड़ी में उधर ले जाके एक जगह दिया गांव के पास में कि उधर गाड़ी अनलोड करो, और अनलोड वगैरह शुरू हो गया। उस टाइम में फिर पाकिस्तानी का जो 2 जेट्स आया, फिर ग्राउंड अटैक किया, और हमारा 2 गाड़ी ख़त्म हो गया। अभी 2 ही गाड़ी बच गया। तो अनलोड तो हो गया थे, 1-2 मर भी गए, कोई हो गया, कोई अभी तक मुझे पता नहीं। लेकिन हमारा जो जेसीओ इंचार्ज था, जो उसका एक नायब सूबेदार था, ये कॉन्वॉय जेसीओ, उसने सबको बोला कि अभी जितना गाड़ी बचा है उसको लेकर बचाना है, वापस चलो, पीछे चलो। सो जिस गाड़ी ने वो भी इसमें चलो। सो सभी को इकट्ठा करके क्लोज करके 2 गाड़ी को लेकर वापस चलो आए, जल्दी जल्दी रिवर्स किया, और हम लोग चलते बने। हम लोग चलते चलते रात हो गया था, आई थिंक 8-9 बज गया था। उसके बाद में पता नहीं जेसीओ के मन में आया, उसने गाड़ी को रोक किया, उसको बोलते इधर ही कैंप करेंगे। तो हम लोग गाड़ी तो उधर छोड़ दिया, और ये ड्यून जो सैंड ड्यून में जाके उधर कहीं जाके ऐसे सो गए हम लोग रात के लिए। सुबह उठा तो उधर को आवाज़ तो आ रहा है, डुम 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 का आवाज़ तो आ रहा है, डाली का कुछ तो हो रहा है उधर, और हम लोग जाने के लिए तैयार कर रहे हैं, और सुबह जाना है। एक इंटरेस्टिंग किस्सा बताओ, यहाँ मॉर्निंग में जाके आपको पानी चाहिए, और यू हैव टू बाहर जाना चाहिए, और वाटर बॉटल में जितना वो था वो तो पानी पी लिया था, और गया गोइंग अराउंड द कॉर्नर। उसके बाद में साफ़ करने के लिए कुछ नहीं है, तो अपना जो डंगरी का पॉकेट फाड़ के अपने आप को साफ किया। मैंने बाकी को ऐसे बोला, पॉकेट फाड़ो, साफ करो अपने आप को, उसके बाद में जब हम लोग जाने के लिए तैयार हो रहे थे, तो एक जीप और 2 1 टन पीछे से आया। तो 1 टन में जीप में एक कैप्टन था, एल्डरली लुकिंग, और उसका हाथ में 303 था। हमारे पास में आकर रुका वो, और हम लोग पूरा खड़े थे, 6-7 आदमी। तो उसने बोला कि हम लोग तो डाली गांव में जा रहे हैं रिकॉनेसेंस रेकी करने के लिए, हाँ, हमको उसका रास्ता दिखाने के लिए कौन आएगा, किधर है, कौन रहेगा? एंड लाइक एंजल्स, फुल ट्रस्ट वेयर एंजल्स हियर टू ट्रेड, अच्छा राम जाएगा। सो पता है रास्ता? हाँ पता है, वहीं से आ रहा हूँ, मैं उधर से आ रहा हूँ। गाड़ी तो और रास्ता तो एक ही है, और उसी में जाना है। तो आई डोंट नो उसने अभी क्या सोचा कि छोटा सा बच्चा था मैं, तो उसने अच्छा हॉप इन बोल के मुझे उसके जीप में बैठा दिया। वो जो ओपन आरसीएल जीप था, आरसीएल गन नहीं था, आरसीएल जीप था, और पीछे में जो मेरा साथ में था, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ ये जाटों के साथ में कुछ ना कुछ लगा हुआ है। एक ड्राइवर था जो मेरे साथ बहुत क्लोज फ्रेंडशिप था, क्योंकि उसके घर में जो प्रॉब्लम वगैरह होता था ना, तो एप्लीकेशन मैं लिख देता था उसका, गन का एप्लीकेशन चाहिए, वो उस टाइम में जवान लोग को गन चाहिए, ये चाहिए, एप्लीकेशन लिखना पड़ता है। सो मैं एप्लीकेशन लिखता था, और बहुत कुछ मेरा दोस्त था वो, तो वो भी आया जंप करके गाड़ी से, और वो भी मेरे साथ चला, जस्ट बिकॉज आई वॉलंटियर्ड, ही ऑल्सो वॉलंटियर्ड। तो 1 टन में बैठा, तो हम लोग चले, और गांव के नज़दीक पहुंचने के बाद में कुछ हुआ तो नहीं, क्या आया पता नहीं, वो कैप्टन का दिमाग में गाड़ी रोका कि, और मुझे बोला कि इधर आदमी ज़्यादा हो गया, तो पीछे वाला गाड़ी में आओ। सो आई जम्प्ड आउट, और मैं पीछे वाला 1 टन में बैठ गया। उसके बाद में 100 गज या 150 गज आगे जब गाड़ी गया, वो फायर आया, और जो जीप था ना वो कैप्टन के साथ में बूम, प्रोबेबली उसको आरसीएल ने उड़ा दिया होगा। और मेरा भी लक अच्छा था, उसने मुझे 100-150 गज के आगे उतारा और दूसरा गाड़ी में जाने के लिए बोला। सो मैं बच गया। उसके बाद में बहुत ज़्यादा फायर आ रहा था, इट वॉज अ ट्रैप, ये तो एम्बुश था, स्ट्रेट फॉरवर्ड एम्बुश था, वो मुझे पता नहीं, तो मुझे क्या पता है। और हम लोग गाड़ी से जंप आउट कर दिए,
उसके बाद में क्रॉल कर रहे, ये कर रहे, वो कर रहे, कवर के लेने के लिए कोशिश कर रहे हैं, और क्रॉल किया, कवर लिया, कोई दरख्त के पीछे, कोई सैंड ड्यून, छोटा छोटा सैंड ड्यून के पीछे, रॉक्स के पीछे करते 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 एक सैंड ड्यून हम लोग ने कवर किया, वो मेरा जाट। और उस टाइम में ये जाट भाई को गोली का ये थाई में गोली लग गया था, लेकिन मैं देखा तो उसका स्क्रैप किया था, अंदर नहीं गया था गोली, लेकिन ब्लीडिंग काफ़ी हो रहा था। तो मैंने अपना वो हैवरसैक से वो निकाला, हैंड टॉवल हैंड बोलता है ना, खाकी टॉवल हैंड, उससे उसको कस कुस करके चल 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 बोल दिया। आई ऑलमोस्ट ड्रैग्ड हिम। जो हम लोग चले गए, आफ्टर दैट जो पता नहीं कितना टाइम लगा, इतना ज़्यादा फायर आ रहा था, और हम लोग क्रॉल कर रहे थे कि हम लोग वो ड्यून है ना, ड्यून क्रॉस करके उसके उस तरफ गए, तो वहाँ तो फायर से हम लोग सेफ था। तो वहाँ से जब देखा तो जो भगवान करता है ना, हमने देखा क्या, एक कैमल है फुल्ली सैटल्ड और डेकोरेटेड एंड फुल्ली सैटल्ड, प्रोबेबली जो हम लोग का बीएसएफ का होता है, शायद वो लोग का वो होता है, या बीएसएफ का होगा या तो रेंजर्स का होगा, वो लोग का होगा। तो वो जाट लोग तो पता था, ये तो गांव का था, तो नज़दीक नज़दीक जाके लिंपिंग करके जाके उसका स्टिरअप पकड़ा और उसको कुछ बोल के उसको बिठाया, हम दोनों उसके ऊपर चढ़े। आपने कभी पहले कैमल चलाया? फर्स्ट टाइम मैंने कैमल देखा भी नहीं था खाली फोटोज और मूवीज में देखा था, कुछ ना वो काबुली वाला में देखा था ना, वो पुराना वाला, वो उसमें देखा था, कभी देखा भी नहीं। तो उसमें चढ़ा, उसने तो ही न्यू, उसको पता था, उसने ड्राइविंग, उसको चले, हम लोग चलते थे, बहुत खुश हो गया, अभी तो चलना नहीं पड़ेगा, अभी ऐसे चले जाएंगे। 5-6 किलोमीटर के बाद में वो कैमल पागल हो गया ना, पता नहीं क्या हो गया, स्टार्टेड जंपिंग, और हम दोनों को उसमें जमीन में फेंक दिया, तो और भाग गया कैमल। तो मैं बोला चल भाई, अभी तो चलना पड़ेगा, तेरा तो है। सो आई वाज होल्डिंग हिम, मैं उसको पकड़ा और उसको आस्ते 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 करके वी वॉक 20 किलोमीटर्स इन द डेजर्ट सन एंड वी क्रॉस द इंटरनेशनल बॉर्डर। अभी मुझे अभी भी ताजुब लगता है कि वो कंप्लीट पाकिस्तानी टेरिटरी था, वो हमको पता भी नहीं था, ये बाद में पता लगा। अभी आप तो सर वो डाली, वो डाली, मैं बोला वो ये पाकिस्तान, ये पूरा ही पाकिस्तान था। हमने कैंपिंग भी पाकिस्तान के अंदर ही किया था, तो पता नहीं ये, और ये जो किस्मत होता है कि लाइक यू सेड कि यू रिफ्यूज टू डाई काइंड ऑफ अ थिंग, तो उसके बाद में हम लोग 20 किलोमीटर चल के यूनिट पहुंच गए। यूनिट में बोले कि अरे तुम लोग तो मोरियाना बोला था कितना बार मरेगा। ओके, ये हो गया। सो आगे देन द लाइफ वेंट ऑन। उसके बाद में मैं आर्मी कैडेट कॉलेज के लिए अप्लाई किया। जो रिटन टेस्ट वगैरह होता था, इंटरव्यू वगैरह होता था, और फाइनल इंटरव्यू तो जीओसी का था। जीओसी 11 डे उस टाइम था। मेजर जनरल NC रावले, वो देखने से बिल्कुल ही अंग्रेज लगता था। तो एक सिपाही, उसके ऑफिस में आई वाज मार्च्ड इन, somebody was there, go, and then he made me sit. So he said कि you are so and so Mani Kumar Gahatraj, सिपाही, you are EME, and you tell me during the war how did you escape from Delhi? Because I believe the story he must have been briefed. He must have heard. So I told him the truth. This is what happened, including the angels fear to tread. He didn't say, oh, okay, I see, well done. Itna bola. After that, I was through. Then no more questions. That is the only question he asked, and I gave the answer. And I was selected for ACC. Then, of course, SHB and all that. Then I joined ACC. ACC में मुझे luckily this thing, I was okay. So I got a bronze medal for standing in second in order of merit. Wow, sir. Oh, wow, sir. Yeah, I still have the bronze medal presented to me Second by. को silver नहीं sir? Silver is first in order of merit, and gold medal is all round cadet. जो sword of honor होता है ना, gold round is all round cadet. Sir. और silver is first in merit. First in order of merit. So both gold medal and silver medal, they're all dead. I'm again the still. I'm still standing. Okay. Running, sir. Then after the Army Cadet College, I went to IMA. I was in Alameen Company, and passed out on 14 June 1970.
I gave Just in my time for 71 words. yeah immediately before that. Yeah. And then because of my brother-in-law, by then he was commanding 3rd Assam in Fazilka. Sure. He was in the thick of Fazilka battle. Sir. And now obviously I've seen him Sure. at home, so I opted for the Assam regiment. So I got Assam regiment. आपने असम रेजिमेंट ऑप्ट किया सर? Yeah, I opted Assam regiment. My options were 3: Assam regiment, Garhwal Rifles, and Paras. So I got my first one. So I was very happy, and that is how I joined the Assam regiment. Assam regiment join करने के बाद में अभी तो Assam regiment में 30 साल सर्विस करने के बाद में तो आप 5 असम 5 Assam. I was commissioned in 5 Assam. I fought this war. जो लड़ाई में लड़ा है, और I tell my जवान, जब हम लोग ये जो प्रेजेंटेशन वगैरह होता है, ये जो हम लोग का बड़ा खाना होता है या सैनिक सम्मेलन होता है, लड़ाई के बारे में हम लोग बात करते हैं, बोलता है तो बोलते थे साहब को तो गोली भी लगा है, मोरा भी नहीं है, अभी तक जिंदा है, you know, that's what they say. सर इनफैक्ट हाँ, Yeah. मैं भाई है सर 7 असम में, कपिल कश्यप I know him very well. सर. एंड हमने असम रेजिमेंट को बहुत क्लोजली देखा है सर. Okay. और जो कल्चर है सर असम रेजिमेंट के अंदर, वो मतलब बहुत ही यूनिक है, और जिसने कभी बड़ा खाना या असम रेजिमेंट देखा नहीं है उसके लिए बिलीव करना बहुत ही मुश्किल है सर. True, true. मैं जब प्रोबेशन भी कर रहा था तो सारे असम रेजिमेंट से बंदे आए थे सर. तो हमारा जो ग्रुप था प्रोबेशन में, उनको तगड़ा रहो ग्रुप कहते थे. Yeah. इनफैक्ट ये जब फॉल इन चलता था Mhm. तो हमारा जो सबसे सीनियर था वो डांटता भी ऐसे था कि तुम हिंदुस्तानी फौज लोग के सामने ऐसे करता है करके. Oh. Yeah, I'm sure sir, आपको पता ही I know. तो जब असम रेजिमेंट होता है और बाकी लोग होते हैं, सो दैट्स हाउ दे कॉल, एंड इट्स आउट ऑफ थोड़ा सा वो मतलब इट्स नथिंग नेगेटिव. No, it's nothing negative. Uniqueness and understanding. I'll tell you about why our troops are what they are. Sure. You got to go back to a little bit to the background of the Northeast. Sure. Okay. So Northeast में ये है कि सबसे पहले तो नॉर्थ ईस्ट को तो आपको पता है, असम है, मेघालय है, मणिपुर है, त्रिपुरा है, मिजोरम है, नागालैंड है, अरुणाचल प्रदेश है, अभी सिक्किम भी है. Yes. और होना चाहिए दार्जिलिंग और नॉर्थ बंगाल भी, लेकिन कनेक्टेड है, फिजिकली कनेक्टेड है, जियोग्राफिकली कनेक्टेड है, लेकिन पॉलिटिकली नहीं नॉट कनेक्टेड. आई लीव इट एट दैट. सो इसमें देखो तो ऐसा है कि इट्स अ लैंड जो 70% ऑफ द जो जमीन है ना, लैंड है ना, ये माउंटेनस जंगल है. खाली माउंटेन नहीं है, माउंटेन भी है, जंगल भी है. आप लोग तो उधर सर्च किया होगा. और उसमें जो माउंटेन्स का जो वैलीज बनाते हैं वो लोग, और वैलीज के बीच बीच में जो अपना अपना माउंटेन में अपना अपना ट्राइब रहते हैं, हर एक ट्राइब रहते हैं. और ये वैलीज ने, ये लोग आइसोलेटेड है, एक दूसरे से भी आइसोलेटेड है क्योंकि ज्योग्राफी की वजह से. और बाकी ये अपना हमारा भारत देश से भी थोड़ा सा आइसोलेटेड ही है, आइसोलेट बहुत दिन से. अभी तो बहुत हमारा लुक ईस्ट और एक्ट ईस्ट पॉलिसी अभी बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा करना है. इसमें से ये है कि एक जो हमारा नॉर्थ ईस्ट का एक कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये असम, त्रिपुरा और मणिपुर को छोड़ के ये मोनार्की कहीं नहीं हुआ था. दे वर नो किंग्स एंड क्वींस. ओके. और हर एक विलेज में आपको तो पता है कि असम राइफल्स में कि हर एक विलेज एक विलेज काउंसिल होता है, उधर उसका विलेज काउंसिल ऑफ एल्डर्स होता है, वो उसका एक गांव बुढ़ा होता है. इसलिए असम रेजिमेंट में भी सीओ को गांव बुढ़ा ही बोलते हैं, जीबी बोलते हैं, GB1 GB2 ऐसे बोलते हैं लोग. तो ये होता है. तो इसमें क्या है कि हर एक कोई आदमी गांव का उसमें डायरेक्ट बात करता है, ऐसे बातचीत करता है, अपना पॉइंट रखता है. उसमें दिस वन थिंग कि नॉर्थ ईस्ट में जी हुजूर बोलने वाला बिल्कुल नहीं है. ये नॉर्थ ईस्ट का कल्चर बिल्कुल ऐसा नहीं, जी हुजूर जानते नहीं कोई, नोबडी नोज. तो उसमें क्या होता है, डायरेक्ट टॉक डायरेक्टली, जो अपना पॉइंट है डायरेक्टली रखना. तो वही DNA असम रेजिमेंट में. अगर कोई बोलता है, कोई ऑफिसर्स ने मुझे कमेंट किया करते हैं कि आपका ट्रूथ बड़ा कैजुअल है. तो कैजुअल ऐसे दिखाई देते हैं क्योंकि ये लोग का DNA में इंडिपेंडेंस है.
डीएनए ऐसा है कि ये नहीं, बट विद इन द अब जो आर्मी रूल्स एंड रेगुलेशंस के बीच में भी वो अपने तरीके से चलते हैं। और अभी तो हम लोग तो काफ़ी टॉप में है। ये इसके वजह से अभी देखो, मैं बात करने का तरीका भी डायरेक्ट होता है, और किसी को तो अच्छा लगता है, किसी को तो कोई तो हंस भी जाते हैं। मैं एक दो किस्सा सुना देता हूँ, हमारा कितना बात करने का तरीका कैसे होता है, ह्यूमरस होता है। एक मेरे सामने हुआ जो मैंने हिस्ट्री में बुक में लिखा है, इट्स वायरल। एक पार्टी हो रहा था हमारा 7 असम, आई वाज पार्ट ऑफ द रेजिंग 7 असम का था। पार्टी हो रहा था, ये रेजिंग डे का फर्स्ट पार्टी हो रहा था, जीओसी आया था। और उधर उस टाइम क्योंकि फील्ड एरिया था तामुलपुर में, हमारे पास में पिगरी होता था, तो स्नैक वाज पिगलेट बारबेक्यू। तो उसको काट कूट करके सर्व कर रहे थे। एक नागा बॉय जो कंपनी से आकर थोड़ा मदद करता है, करे वो जीओसी के पास ले गया, वो खाओ ना बोला, तो उठाया खा लिया। तो उसके बाद में थोड़ा देर के बाद जीओसी को बोला खाओ, तो खाओ, खा लिया जीओसी ने। ही लुक्ड, तो he didn't say anything। सेकंड टाइम भी खाओ बोला, वो भी खा लिया। थर्ड टाइम गया तो जीओसी बोला नहीं बच्चा हो गया, बेटा हो गया, थैंक यू वेरी मच। तो वो बोलता है कि अरे खाओ खाओ, शर्म भी नहीं, सुअर का बच्चा। This has gone viral, and the CEO had to step in to explain to the GOC that he didn't mean any harm. He just said कि he didn't mean any offense. उसने खाली बोला है कि ये सुअर का बच्चे का बारबेक्यू है, आप खाओ, शर्म मत करो, इतना बोला है। अब दूसरे एपिसोड में बता दूं कि वो मेरे साथ हुआ। मैं जब 6 असम कमांड कर रहा था उधर पुंछ में, पाकिस्तान का फायरिंग आ रहा था हमारे एक पोस्ट में, तो मैं उधर गया कि ये लोग को तो सॉर्ट आउट करना चाहिए, ये तो रोग पोस्ट है। तो आई वेंट टू द पोस्ट, और मैंने बोला और LMG लाओ, और MMGs और एम्यूनिशन लाओ, रॉकेट लॉन्चर्स पूरा लगाओ, उसको ठोकते हैं अभी। तो एक्स्ट्रा MMG आ रहा था, एम्यूनिशन आ रहा था, तो मुझे कुछ नहीं करना था। एज अ CEO क्या करना है, मैं एक एम्यूनिशन बॉक्स में बैठा और किसी ने चाय ला के दिया, चाय पी रहा था। उस टाइम एक मीजो लड़का बिल्कुल हफिंग एंड पफिंग एम्यूनिशन का बॉक्स उठा के ऐसा ऐसा करके वो ले जा रहा था गन पोजीशन में। तो आई जस्ट वांटेड टू टीज हिम कि अरे वो फायरिंग से डर तो नहीं लगता है, मोर भी जाता है फायरिंग से, आपको पोस्टिंग ARC सेंटर में भेज देगा ना, क्या शिलोंग भेज देगा आपने? ही केप्ट हिज एम्यूनिशन बॉक्स, लुक्स एट मी, CEO साहब को लुक्स एट मी, न्यू ड्राफ्ट, 1.5 साल सर्विस भी नहीं है, सचमुच फायरिंग हो रहा है, माहौल का टाइम नहीं है। यार चाय मत पियो। The last one, I'll give you one more. तो मेरा ही बटालियन में there was FDLs में जो डिप्लॉयड था, one नायक was the section commander, he was नागा। जो एक GOC गया तो बोला लैंडमार्क बनाओ, बताओ। तो नायक ने बोला, लैंडमार्क देखा था, वो देखो सामने ये है, वो पहाड़ी है, पहाड़ी के पीछे एक बहुत बड़ा पत्थर है, पत्थर तो हम तो नहीं देखता, आप भी नहीं देखता होगा। फिर भी पत्थर तो है, हम उधर जाके देखा है। तो GOC got wild, he was kind of a fire eater। तो क्या बोला, तुम इतना भी नहीं कर सकता है, तुम लैंडमार्क नहीं दिखा सकता है, क्यों ऐसा नहीं जानता है, व्हाट्स गोइंग ऑन? ही लुक्ड एट द कंपनी कमांडर। तो वो बोलता है, उठता है, अरे अगर लैंडमार्क आप नहीं दिखाए तो नॉट सीन बोलो ना, गुस्सा क्यों होता है? ऐसे तो क्लास में ऐसे ही सिखाते हैं सर कि अगर नहीं दिखता है तो नॉट सीन बोलो, तो दोबारा समझाएगा। तो गुस्सा क्यों हो रहा है? GOC को बोल रहा है। GOC didn't know what to say, कि ओके चलो। So these are the characteristics of our boys. They don't, very simple, very direct. But let me also tell you, this Ahom army 18 times in Assam, they ruled that Ahom, not only Assam, the entire area up to North Bengal, they ruled for 700 years. They defeated the Mughal army 17 times. And the last battle, I'm sure you know, the Battle of Saraighat, in which जो
बैटल ऑफ सरायघाट जो लास्ट बैटल था, लचित बरफुकन ने उसको धज्जी उड़ा दिया और उसके डिफीट के बाद में मुगल आर्मी वापस नहीं आया। कभी नहीं गया। लेकिन मुगल आर्मी का जो जनरल था, राम सिंह, अकबर का जो जनरल था, उसने एक स्टेटमेंट दिया विच जो कहीं किसी ने लिखा है कि हम लोग इसीलिए हार गए क्योंकि ऐसा ये जो आर्मी हमने कहीं नहीं देखा। ये लोग इसमें नदी में भी तैरता है, नाव भी चलाता है, ये जो तलवार भी चलाता है, ये धनुष कांड भी चलाता है, सब चीज करता है। तो ऐसा सोल्जर्स हमने इंडिया के दूसरे भाग में बिल्कुल नहीं देखा है, वो ऐसा है। सो असम रेजिमेंट डिराइव्स इट्स डीएनए फ्रॉम दिस गाइज, फ्रॉम जो अहोम आर्मी है, जो ऊपर का ट्राइबल्स है, ये सबसे आ जाता है। तो इसलिए असम रेजिमेंट इज असम रेजिमेंट। सर एक म्यूजिक का भी बहुत अलग जगह है, जो दिल से म्यूजिशियन होते हैं और जो माहौल बनता है सर बड़ा खाने में। आई थिंक आप लोग के सर 36-37 कुछ ऑड गाने हैं और एक यंग अफसर को सारे के सारे याद करना होता है। या इनफैक्ट जब मैं कमीशन हो गया, हैदराबाद में गया, हैदराबाद में हमको वही था कि 3 महीना तो लाइन में रहना पड़ेगा, यू नो, टू लिव इन द लाइंस, बैरक में जवान के साथ में। उस टाइम देखा था एक बैरक में, जो मेरा बैरक था उसमें 3-4 गिटार ऐसे पड़ा हुआ है। अब मैं भी थोड़ा थोड़ा खेलता था, तो मैंने उठाई, थोड़ा थोड़ा स्टार्टेड स्ट्रमिंग। तो बोलता, अरे ये भी जानता है ना क्या? ऐसा बोलता है। दे हैव नॉट एक्सेप्टेड मी, बट दिस इज वन ऑफ द फैक्टर्स दैट आई ऑल्सो न्यू हाउ टू प्ले गिटार। तो उसको थोड़ा सा एक्सेप्टेंस आ गया, या थोड़ा सा देन फुटबॉल या और ये बाकी गेम्स एंड ऑल दैट। सो उसके बाद में थोड़ा सा एक्सेप्टेंस हो जाता है। मैंने देखा सर, असम राइफल्स में जो ट्रूप्स थे, हर प्लाटून का अपना एक खुद का गिटार होता था, खुद का कोई पियानो बजा रहा है, मतलब दे आर सो गुड, very good. Yeah, it is I think that the rhythm of the land is on the head of the people. It is that rhythm. There is music everywhere, whether it is the Nagas or the Mizos or the Assamese, mostly the hills people, and or the Gurkhas. They have that rhythm. And our regimental song Badlu Ram Ka Badan is viral, famous. So उसका background story बताइए जरा सर। That's very interesting. Yeah, Badlu Ram Ka Badan ऐसा है कि ये the story goes back to Japan War. It is called Japan War in not Second World War in the Northeast. ये जापान वॉर में जापान लोग आया था, you know, इधर भी मरा ऐसा बोलता है। हाँ, तो उस लड़ाई में जो ऐसा है कहने का कि एक बदलू राम बोलने वाला एक सिपाही था, तो उस टाइम एक ही बटालियन होता था, फर्स्ट असम, अंडर द कमांड ऑफ लेफ्टिनेंट कर्नल ब्रूनो ब्राउन। एंड उसने ये जो उसमें ही वाज इन एक वन कंपनी में था। वो जब कोहिमा का जो में अटैक हो रहा था, बैटल ऑफ कोहिमा में वो फर्स्ट असम था उस टाइम। तो ये कहना ये है कि एक ये जवान था बदलू राम, बहुत ताकत वाला था और उसने काफ़ी जापान लोग को मारा है। और उसका लास्ट में तो उसको वो भी मर गया लड़ाई में मरने के बाद में वो क्वार्टर मास्टर तो होता जहाँ था वो छुटा हुआ है ये बटालियन में, ये कौन कहाँ है पता नहीं, कौन मर गया कौन जिंदा है। तो क्वार्टर मास्टर को पता नहीं कि वो मर गया। तो क्वार्टर मास्टर उसका नाम में और के नाम में राशन लेते गया। तो राशन ड्रॉ करते हैं तो रजिस्टर बनता है ना, तो रजिस्टर में वो तो डेड नहीं है, वो तो राशन स्ट्रेंथ में आता है। वो राशन स्ट्रेंथ में लगता रहा, बहुत दिन तक उसका राशन खाया। तो बोलते हैं इसने किसी ने गाना बनाया, एक लेफ्टिनेंट कर्नल अमर सेन, उसने ये गाना बनाया कि बदलू राम का बदन जमीन का नीचे है, मतलब वो नीचे चला गया, 6 फीट अंडर चला गया, फिर भी उसका राशन हमको मिलता है क्योंकि क्वार्टर मास्टर को पता नहीं। तो उसने राशन खा के हम भी तगड़ा हो गया। तो इसलिए बदलू राम का बदन जमीन का नीचे है, तो हमने उसको राशन मिलता है। शाबाश हालेलुया, शाबाश हालेलुया, ये बदलू राम का बदन। दिस इज द बैकग्राउंड टू दैट सॉन्ग।
अच्छा, जैसे अभी आपने बताया कि आपने 6 असम कमांड करी है, हम्म, एंड जब मैं अपनी पेरेंट यूनिट में कमीशन हुआ था, तब 6 असम हमारे साथ हमारी ब्रिगेड में होती थी, एंड बहुत ही अच्छी यूनिट है सर। एंड Okay. पेंडारकर सर जो बाद में सीईओ बने, उस समय हमारे जीवन भी थे वो। ओके। तो उसके बारे में सर थोड़ा सा बताइए, यूनिट में कुछ इंसिडेंट्स आपके टाइम पे या पहले बाद। सिक्स असम के इंसिडेंट आई वुड टॉक अबाउट जो 1971 वॉर में सिक्स असम बांग्लादेश में था, और बांग्लादेश में ये लोग को नटोर गैरिसन की तरफ में एडवांस करने के लिए बोला था। ओके। कमांडिंग ऑफिसर था लेफ्टिनेंट कर्नल VS वीरेंद्र सिंह बाजवा, वो रिटायर्ड एज ब्रिगेडियर, और उसका एजुटेंट था कैप्टन RS वर, who holds 100 meters record in NDA sprinter, and CO's रेडियो ऑपरेटर और एक रनर, 4 आदमी। तो क्या हुआ था कि बटालियन को बोला था कि नाटोर गैरिसन अभी सरेंडर करना है, कि सर तो बटालियन ले जाओ और उधर घेराव करके सरेंडर कराओ। तो क्या हुआ कि जहाँ से जा रहे थे बालूरघाट की तरफ से, बहुत नदी नाला थे, और नदी नाले के काफ़ी ब्रिजेस तो सबको उड़ा दिया था। तो कोई नदी कोई नाला ऐसे वेडिंग करके क्रॉस करके छोटा छोटा मोटा, और बाकी एक जो मेजर नदी था वो ये लोग ने, ये 4 पहले जा रहा, तो वो ये जो सीओ साहब था जो कर्नल बाजवा, वो बहुत ही डेयरिंग था। तो बाकी बटालियन ट्वाइस ही है, एक उसको लेकर आओ, बोलो हम लोग आगे जा रहे हैं। तो जब आगे जा रहे थे अपने एजुटेंट और रेडियो ऑपरेटर और रनर के साथ में, तो ये लोग ने एक नदी क्रॉस करने के लिए एक कोई पाकिस्तानी का किसी का नाव था, उसको कैप्चर करके क्रॉस कर दिया। क्रॉस करने के बाद में वो एक जेसी को पकड़ा, पाकिस्तान का जेसी को उसने साथ में ले गया, और फाइनली रात के टाइम में नाटोर गैरिसन में पहुंचा। बटालियन पीछे 3-4 किलोमीटर हो गया। 4 आदमी 4 आदमी 4 ने, उन्हें बटालियन ने तो वो नदी भी क्रॉस नहीं किया था, खाली 4 आदमी। और वो गैरिसन अभी पाकिस्तान के गैरिसन अंडर पाकिस्तानी हैंड। ओके। तो बैटल किस फेज पे था, वॉर किस फेज में था सर? अभी तक अटैक्स हो गए थे? वार आई थिंक उस टाइम में जो सीज फायर डिक्लेयर हो गया था। ओके। लेकिन फायरिंग वाज स्टिल गोइंग ऑन। हाँ। और दे आर बीइंग ऑर्डर्ड टू सरेंडर। किसी ने सरेंडर किया, किसी ने नहीं किया। नेटोर हैड नॉट सरेंडर्ड, सो जाना था। ओके। सो अभी 4 आदमी बिल्कुल भिगा हुआ, ड्रेंच्ड कंप्लीटली, नदी क्रॉस करने के बाद में यहाँ तक, और अपने हथियार लेके वो गेट में गया। तो सीओ साहब ने बोला, इधर का CMP होता है ना गेट में, तो उसका भी CMP था। CMP बोला गेट खोलो। तो बोले तुम, वो तो CMP का जेसी था, उसने तो गाली दिया, तो तुमको मार देगा, ये करेगा, तुम्हारा कैसी क्या ये है, इधर आएगा तुम। तो उसने बोला कि बाकी काम छोड़ो। तो उस टाइम डिवीजन हेडक्वार्टर, इवन वी हैड, वो लोग के पास G1 होता था ना, GS1, तुम्हारा GS1 को बुलाओ। तो GS1 को बुलाया, GS1 आया। तो GS1 को सीओ ने बोला कि आप सरेंडर करना है, नॉट ओनली आप, आपका GOC का सरेंडर मुझे चाहिए अभी। हाँ। सो 4 ही आदमी हैं, बाकी मेरा बटालियन ने आपको ये घेर लिया है। ओके, खून खराबा बंद होगा, अभी सरेंडर करो। तो GS1 अंदर गया, बातचीत किया उसका GOC के साथ में, वो वापस आ गया, ठीक है करेंगे, आप लोग अंदर आ जाओ। तो 4 आदमी अंदर चले गए। उसमें बोला कि GS1 ने बोला कि मैंने GOC साहब को बोल दिया कि वो कल मिलेंगे आपसे, तो ठीक है। तो उसने बोला आप इधर ही रहो। हाँ सर, हाँ हम इधर ही रहेंगे। सो वो लोग बैठे उधर ही, मानना पड़ेगा सर। मेस में खाना खाया, उसको डिवेट का मेस में खाना खाया, एक रूम दिया, लेकिन चारों सेफ्टी के लिए अपने एक रूम में रहे, विद हथियार रेडी, ड्यूटी वगैरह करा के। और नेक्स्ट मॉर्निंग ये लोग का, आई थिंक मैं पूछा भी वो जनरल, उसको कर्नल बाजवा को, ये रिटायर्ड एज ए ब्रिगेडियर, उसको पूछा भी, लेकिन आप लोग तो सब भीगे हुए थे, कैसे सोते? वो नहीं, वो अंडर गार्मेंट्स वगैरह तो अपना हैवरसेक में था ना, वो चेंज किया उसके बाद में।
नेक्स्ट मॉर्निंग जब गया था उसने बोला कि जीओसी ने बोला है आप लोग हमारे साथ ब्रेकफास्ट करो, उसके बाद में सरेंडर करेगा। बोला ठीक है। तो उस जवान तो नहीं गए वो ब्रेकफास्ट में, वो तो पीछे रह गया। सीओ और एडजुटेंट कर्नल बाजवा एंड कैप्टन RS बार वो लोग वेंट टू द मेस और जीओसी के साथ बैठे, ब्रेकफास्ट खाए। मैं बोला ब्रेकफास्ट में क्या क्या दे उसको, अंडा दे? नहीं, अंडा नहीं था, लेकिन नट्स बहुत थे वो लोग को। दे यूज्ड टू ईट लॉट ऑफ नट्स एंड मिल्क एंड तो खाया। ब्रेकफास्ट के बाद में जीओसी ने बोला मुझे नमाज करने दो, उसके बाद में मैं आके सरेंडर करूँगा। सो वो आगे वो चला गया, नमाज किया, नमाज के बाद में आया, ही सेड ओके कर्नल आई एम एट योर डिस्पोजल। तो he was क्या बात है। so helicopter was brought and he was flown to Bogra or something, wherever the thing was taking place. ये कहानी ये मेरा बटालियन का सीओ ने किया है अकेले और आई थिंक अर्ली मॉर्निंग द बटालियन फर्स्ट अप किसी को पता नहीं। So this is I think an episode which that this also I have narrated in I have written this book, not this one, the history of the Assam Regiment. It's called Indomitable Rhino Warriors of India's Northeast. I wish I had a copy to show you. Sure. Maybe I'll send it to you. And in that personal experiences in the battle. So this one I have written. This one I spoke to Brigadier Bajwa number of times because he's old and he's not able to write. So he told me and I wrote and edited and put it there. That is about the episode of 6th Assam. Wow, so amazing, sir, amazing. Sir, असम रेजिमेंट की बात होती है तो जो ग्रीटिंग्स भी होता है वो बहुत ही यूनिक है सर, तगड़ा रहो करके। इनफैक्ट समबडी टेल्स मी, आई एम नॉट टू श्योर, कि कोई सीनियर ऑफिसर की वाइफ तो बुरा मान गई थी, शी वाज थोड़ा हैवी, तो यार तगड़ा रहो क्या होता है, मुझे मजाक तो नहीं बना रहे। ऐसा एपिसोड बहुत चलता है। लेकिन इफ यू वांट टू नो कि अगर तगड़ा रहो का हिस्ट्री क्या है, ऐसा हुआ था कि एक सेकेंड असम जो रेज हो रहा था, रेजिंग का कमांडिंग ऑफिसर था देन मेजर जनरल SC बरबोसा SM, जो एकदम ही बिल्कुल बढ़िया आदमी और ग्रेट जनरल थे। वो था, ही वाज हाफ पोर्चुगीज हाफ बर्मीज, सो एंड ही वाज फ्रॉम बैंगलोर। तो उसने जब सीओ था तो जो नया रेजिंग बटालियन का हो रहा है, तो सीओ जो लाइन में जाता है, उसमें टेंट होता था, टेंट में जाता है, सबके साथ मिलता है, क्या हो रहा है। तो वो उसका बोलता है कि उसको सभी को पूछता है कि वो तो एंग्लो इंडियन टाइप था ना, तो बोला तगड़ा है तुम? बोलता है हाँ तगड़ा है। तो कैसा है? तगड़ा है। तो ऐसे होता था। सो बाद में जब वो ऐसे विजिट करना शुरू हो गया, तो उससे पहले वो जवान लोग तगड़ा रहो बोलना शुरू कर दिया। नहीं तगड़ा रहो नहीं, उसको तगड़ा है बोलना शुरू कर दिया। तो उसको तगड़ा है। तो उसके किसी ने बोला तगड़ा रहो। तो उसने बोला कि हम लोग तो यूनिक है, नॉर्थ ईस्ट का है, यूनिक है, तो हम लोग का सैल्यूटेशन भी ऐसे होना चाहिए, तगड़ा होना चाहिए। तो उसने एक अंडरस्टैंड कि उसने एक काइंड ऑफ इनफॉर्मल मीटिंग बुलाया कि ऑफिसर्स एंड जयशी उसका, कि ऐसा है हमारा, कोई सब जय हिंद बोलता है, कोई क्या बोलता है, कोई जय बजरंग बली क्या बोलता है, हम लोग को तो तगड़ा रहो बोलना चाहिए, से कैसे होगा। सो सभी एग्री हो गया कि हम लोग तगड़ा रहो बोलेगा। सो वहाँ से सेकेंड असम से तगड़ा रहो शुरू हो गया। उसके बाद में थोड़ा थोड़ा करके ये ऑफिशियली रेजिमेंट में अडॉप्ट हो गया कि हमारा सैल्यूटेशन तगड़ा रहो। दैट्स हाउ इट इज। वाओ सर, तगड़ा रहो सर, तगड़ा रहो। सर थैंक यू सर। एंड आपने जैसे बताया था, तो इसीलिए हमने आपसे रिक्वेस्ट किया सर कि एक अलग से आपके साथ में एक सेपरेट एपिसोड हम रिकॉर्ड कर लेंगे। एंड जितना मुझे लगता है सर, शायद हम लोगों को लगता है कि असम रेजिमेंट के बारे में अगर कुछ भी पूछना है तो हम आपसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। एंड आपने 5 असम के ऊपर पूरी बुक लिखी है, असम रेजिमेंट की रेजिमेंटल हिस्ट्री लिखी है सर, बुक लिखी है। यस, तो हेड्स ऑफ टू यू सर, एंड थैंक यू सर। Thank you very much. Thank you so much. Thank you for having me. Thank you for having me here.
It's a great opportunity for Honor me. for us, sir. Thank you so much. And salute to the entire Assam regiment, sir. Thank you Jai Hind, so sir. much. Tagra raho, sir. Jai Hind, Takda Raho. तगड़ा रहो, sir. Thank you.